हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और प्रीवियस हमने 4 वीडियो के अंदर हमें उसने जो उसका बेसिक है इंफॉर्मेशन वो और उसके साथ में वो किस तरीके से बनते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट तीनों एक्टिविटी से वो देखे हैं। ठीक है, अब देखिए इस लेक्चर में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्राई करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, लेकिन उससे पहले हम एक जो टर्म है जिसे हम कहते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड, जिसे हम कहेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, इस प्रपोज्ड डिविडेंड का जो है इसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। ठीक है, अभी हमने जो देखा है वो नया चेंज वाला ही देखा है। पहले क्या होता था कि आपने देखा होगा कि प्रपोज डिविडेंड को, जब भी आपने इस टॉपिक को पढ़ा होगा कैश फ्लो या फंड फ्लो, जब भी आपने 12th क्लास में या कभी पढ़ा होगा इसको, ठीक है, तो प्रपोज डिविडेंड को आपने क्या देखा होगा कि प्रपोज डिविडेंड को पहले क्या मानते थे, करंट लायबिलिटी मानते थे। ठीक है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, दोनों के लिए ही हम क्या मानते थे, इसको करंट लायबिलिटी मानते थे। लेकिन जब से आफ्टर रिवाइज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है वो रिवाइज हुआ है, तो 1 अप्रैल 2017 के बाद में इसे अब क्या माने जाने लगा है, ये एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है। ठीक है, इसे अब संदिग्ध दायित्व माना जाने लगा है। पहले इसको क्या मानते थे, करंट लायबिलिटी मानते थे, लेकिन अब इसे क्या मानते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी मानते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे डिस्क्लोज किया जाएगा, अंडर द बैलेंस शीट इन नोट्स टू अकाउंट। जो नोट्स टू अकाउंट होता है बैलेंस शीट का बाद में, उसके अंदर जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है वो रिप्रेजेंट की जाती है। तो ये जो प्रपोज डिविडेंड है इसे अब क्या मानेंगे हम, कंटिंजेंट लायबिलिटी। पहले हम क्या मानते थे, करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो अब हमें इसे क्या नहीं मानना है, करंट लायबिलिटी नहीं मानना है, क्या मानना है, कंटिंजेंट लायबिलिटी मानना है। ठीक है, और अगर हम इसे कंटिंजेंट लायबिलिटी मानते हैं, क्योंकि देखिए करंट लायबिलिटी मानते ना, तो करंट लायबिलिटी मानते थे तो उसका जो ट्रांजैक्शन जो ट्रीटमेंट होता था वो करंट लायबिलिटी की तरह होता था। ठीक है, तो जब हम कैश फ्लो में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस लिखते हैं उसके अंदर इसको ध्यान में रख देते हैं। ठीक है, कि प्रपोज डिविडेंड इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब इसको क्या मानना है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी मानना है तो इसका जो ट्रीटमेंट है जो फंड फ्लो में होगा, ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट, उसी तरह इसका जो कैश फ्लो में होगा वो भी सेम ही होगा। ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो इसका है ट्रीटमेंट, वो दोनों में ही इसको क्या मानना है, कंटिंजेंट लायबिलिटी मानना है। ठीक है, अब इसे अगर हम कंटिंजेंट लायबिलिटी मानते हैं तो कंटिंजेंट लायबिलिटी मानने के बाद में हम इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं कि इसका जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस होता है प्रपोज डिविडेंड का, उसका हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं करंट ईयर के अंदर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था, अभी मैंने जब आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब हम इनडायरेक्ट मेथड से निकाल रहे थे तो उसमें मैंने आपको प्रपोज डिविडेंड लिखवाया था प्रीवियस ईयर। क्या बोला था मैंने आपको, प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये बोला था। तो प्रीवियस ईयर का मैंने आपको बोला था कि प्रपोज डिविडेंड आपको क्या करना है, ऐड करना है। ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि इसको हमने प्रपोज डिविडेंड को क्या माना, कंटिंजेंट लायबिलिटी मानना है अब इसे। ठीक है, और इसका जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस होता है उसका करंट ईयर में पेमेंट होता है, और जो करंट ईयर का बैलेंस होगा उसका नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, पेमेंट होगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर बैलेंस को फंड फ्लो स्टेटमेंट में तो एप्लीकेशन ऑफ फंड मानते हैं। ठीक है, और कैश फ्लो में इसे क्या मानते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या मानेंगे हम, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इसीलिए हमने इसको ऐड किया था। तो ये तो फंड फ्लो में मानेंगे हम, और ये मानेंगे कैश फ्लो में। मतलब कुल मिला के हमें इसका जो भी ट्रीटमेंट करना है सिर्फ और सिर्फ किसके साथ करना है, प्रीवियस ईयर के बैलेंस के साथ में करना है। ठीक है, जैसे सपोजिवली आपको 2015 के बैलेंस और 2016 के बैलेंस दिए हैं, तो आप जो भी ट्रीटमेंट करोगे वो 2015 के साथ में करोगे। 2016 का जो बैलेंस है उसका पेमेंट कब होगा, 2017 में होगा। ठीक है, इस तरीके से अब ये चलेगा। क्लियर है?
तो ये बात यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाती है कि प्रपोज डिविडेंड के बारे में सिर्फ इसके प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है उसको ही हमें क्या करना है, उसका ही पेमेंट बताना है। जब हम फाइनेंशियल एक्टिविटी में प्रपोज डिविडेंड पेड लिखते हैं ना, तो भी हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के बैलेंस को यूज करेंगे। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो प्रपोज डिविडेंड हम बताते हैं उधर भी प्रीवियस ईयर का बैलेंस लेंगे। ठीक है, ये बात यहाँ क्लियर होती है। तो ये हमने प्रपोज डिविडेंड के बारे में देखा है, क्योंकि इसमें चेंजेस हुआ है। किसमें, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, जो कि किससे रिलेट करता है, बैलेंस शीट के बाद की जो इवेंट्स होती है, ठीक है, इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट, जिन्हें हम कंटिंजेंट लायबिलिटीज कहते हैं, उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ है, उसको रिवाइज किया गया है। तो इसकी वजह से ये जो प्रपोज डिविडेंड है उसको भी किस में डाला गया है, इसको भी इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट मतलब कंटिंजेंट लायबिलिटी के अंदर डाला गया है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब यहाँ तक तो बात है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। अब हम एक दो क्वेश्चंस देखते हैं जो कि किसके हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के हो। ठीक है, तो देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है कुछ इस टाइप से। एक आपको ना स्टेटमेंट ऑफ P&L दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। और आपसे देखिए क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालिए। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम देखते। देखिए क्वेश्चन है आपके इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखा है, बिजनेस से जो ऑपरेशन से आपको रिवेन्यू मिला वो। अदर इनकम में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड आपको दे रखा है। ठीक है, फिर टोटल रिवेन्यू, फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सैलरीज कितनी पेड की, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है, गुडविल रिटर्न ऑफ कितना किया वो दे रखा है, अदर एक्सपेंसेस और रेंट कितनी है वो आपको दे रखा है। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस में रेंट, टोटल एक्सपेंसेस हो गए। फिर ये आपके आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशंस। ये आपके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशंस है। इसमें से अगर आप टैक्स को लेस करोगे तो आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और अगर आप प्रपोज डिविडेंड माइनस करोगे फॉर द प्रीवियस ईयर, देखो प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, ये एक तरह का एप्रोप्रिएशन है, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है कि हम प्रॉफिट को यूज कर रहे हैं, एप्रोप्रिएट कर रहे हैं, किसी को बांट रहे हैं। ठीक है, तो प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट का या किसी भी कंपनी के प्रॉफिट का बंटवारा। ठीक है, तो डिविडेंड ये चीज होती है। तो प्रपोज डिविडेंड जो है वो एप्रोप्रिएशन मानना है, और ये लेस किया तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशंस। ठीक है, आ जाएगा। अब देखिए ये आपको कौन सा मेथड अप्लाई करवाएगा, इनडायरेक्ट मेथड, क्योंकि नेट प्रॉफिट के बेस पे अगर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालना है तो मेथड कौन सा रहेगा, इनडायरेक्ट मेथड, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आपको सेल्स नहीं दे रखी, आपको डेटर क्रेडिटर के बैलेंस नहीं दे रखे। ठीक है, आपको कितने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो चलो दे रखे, लेकिन सेल्स नहीं दे रखी, परचेज नहीं दे रखी, और डेटर क्रेडिटर और बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल के बैलेंस नहीं दे रखे। तो इट मीन्स आपको ये इनडायरेक्ट मेथड से करना है। ठीक है, और जब भी नेट प्रॉफिट के बेस पे करना हो तो वो मेथड इनडायरेक्ट ही होता है। ठीक है, ये बात यहाँ क्लियर होती है। अब देखिए आगे, ये तो हमें पूरा P&L दे रखा, अदर इंफॉर्मेशन भी दे रखी कुछ। क्या क्या दे रखी, देखिए अदर इंफॉर्मेशन में आपके सामने है डिक्रीज इन करंट असेट्स बाय 2000। ठीक है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी बाय 3000। ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पेड बाय कंपनी वॉज 1500। ठीक है, टैक्स कितना पेड किया है वो भी दे रखा है। और आपको निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो अभी करते हैं, इसके लिए स्टेटमेंट बनाते हैं। तो देखिए हम एक इस टाइप का स्टेटमेंट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि आप चाहे तो ये जो नेट प्रॉफिट दे रखा है ना, ये जो नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है कौन सा, बिफोर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशन, ये भी आप ले सकते हो। ठीक है, और आप चाहे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन 6000 ये भी ले सकते हो। ठीक है, अगर आप ये वाला लेते हो
तो आपको इसमें क्या क्या चीजें ऐड करनी होगी, आपको ऐड करना होगा प्रपोज डिविडेंड और आपको ऐड करना होगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, मतलब दोनों एप्रोप्रिएशंस को ऐड करना होगा। तो आप वापस इसी प्रॉफिट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो हम क्यों ना डायरेक्ट नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन ही ले लें, टैक्स एंड एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो हम डायरेक्ट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशन ले रहे हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके पास कितना है, ये हम देखते हैं इसमें, ये है 12,000, ठीक है। तो ये हमने ले लिया 12,000। अब देखिए इसमें आपको ऐड करना है, कुछ चीजें आपको इसमें ऐड करनी है। ऐड क्या करना है, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस, ठीक है, ये ऐड करना है। तो आपको जो क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, इसमें आपको ढूंढना होगा कि आपके ऐसे एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं जो कि नॉन ऑपरेटिंग है और नॉन कैश है, ठीक है। तो देखिए ये था हमारे एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं पहले, तो हम एक्सपेंसेस साइड को एनालाइज करते हैं। देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बिजनेस का है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में सैलरी ये भी बिजनेस का होता है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो ये जो डेप्रिसिएशन होता है ना, ये आपके क्या होता है, नॉन कैश होता है, अभी मैंने बताया था आपको नॉन कैश, ठीक है। इसके बाद ये गुडविल रिटर्न ऑफ, इसके बाद आपके जो गुडविल रिटर्न ऑफ है, इसके बाद देखिए एक तो डेप्रिसिएशन हो गया नॉन कैश, एक गुडविल रिटर्न ऑफ हो जाएगा, और एक आपके बस ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपके नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की तो अमाउंट कितनी है 1000, और ये जो आपके है गुडविल ये है 500, ठीक है। तो 1500 नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, और अदर एक्सपेंसेस में रेंट है जो कि वो तो आपके क्या रहता है, बिजनेस का रहता है, ठीक है। तो दो चीजें आपके नॉन ऑपरेटिंग है 1000 एंड 500। तो ले लेते हैं यहाँ पे, एक तो पहला आ जाएगा आपके डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना था आपके 1000, और एक था आपके गुडविल राइट ऑफ, ठीक है। ये कितना किया आपने 500, टोटल आपके सामने आ जाएगा 1500, जो कि आप उसमें ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 13,500, ठीक है। इसमें से आपको लेस करना है, लेस करना है आपको, क्या लेस करना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और वो क्या है आपके क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, इनकम साइड देखते हैं, ये रहा ऊपर। अब देखिए अदर इनकम देख रहे हैं आप, ये वाली, ठीक है। ये तो ऑपरेशन की है, मतलब ये तो बिजनेस की। अदर इनकम्स में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड जो है वो आपके क्या है, ये आपके नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है। तो ये लेनी है हमें 5000, इसको वापस क्या करना है, लेस करना है, क्योंकि हमने पहले इसको ऐड कर रखा है। तो यहाँ पे हम लेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड कितना है 5000। 5000 जब आप लेस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा 8500, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। क्या कहते हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन,
या फंड फ्रॉम ऑपरेशन भी कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लिख रहे हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो ये आ गया है। अब इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे हमें और इसमें वर्किंग कैपिटल का क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल का हम एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, ऐड हमें क्या करना होता है उसके अंदर, ऐड मैंने आपको बताया था, ऐड करोगे डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन है डिक्रीज इन करंट असेट्स है। ठीक है, डिक्रीज इन करंट असेट्स है और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी है, तो मतलब ये हमारे ऐड वाला पॉइंट ही है, 2000 और 3000। ठीक है, यही है हमारे पास में, तो ये हो रहा है 2000 और ये हो रहा है 3000, टोटल कितना हो रहा है ये 5000 और 8000 ये था हमारे पास 8500, उसमें हम ऐड करेंगे 5000 तो वापस कितना आ जाएगा 13500। ठीक है, ये आ गया आपके। इसमें से अब आपको लेस करना है, क्या लेस करेंगे हम इनकम टैक्स पेड। ठीक है, देखो दे रखा है आपको क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पेड बाय कंपनी वॉज 1500। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे टैक्स पेड, टैक्स पेड करेंगे 1500 का, तो कितना आएगा आपके ये आ जाएगा 12000। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये आपके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है 12000 का। इसे हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए 12000 आपके सामने है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, काफ़ी इजी था वैसे करने में। तो देखिए ये अभी तक हमने देखा है कि किस तरीके से होता है। इसके बाद में देखिए आपके पास एक और क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए स्टैंडर्ड कंपनी की सेकेंड क्वेश्चन स्टैंडर्ड कंपनी की देखिए स्टैंडर्ड कंपनी की पुस्तकों से आपको जो सूचनाएं हैं वो उपलब्ध है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम अ बुक ऑफ स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड। 2019 का और 2020 का आपको बैलेंसेस दे रखे हैं। प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर ये आपको दे रखा है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आपको दे रखा है। प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं, डेटर्स दे रखे हैं, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अक्रूड इनकम। ठीक है, ये आप सब देख रहे हैं। ये यहाँ पे जो सारी चीज़ें दे रखी है ये सब कौन सी चीज़ें दे रखी है, ये आपके करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रॉफिट दे दिया है और प्रॉफिट में आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है सिर्फ किसका, करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ का। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद ऐड क्या करते हैं, ऐड करते हैं डिक्रीज इन CA और इंक्रीज इन CL। ठीक है, और लेस क्या करते हैं, लेस में हम करते हैं इंक्रीज इन करंट असेट्स और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये आपको पता है वो जो करते हैं, बस वो आपको करना है कि आपका जो कैश फ्लो है वो कितना आएगा। बस ये तो आप कर ही सकते हो, बहुत इजी है। जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, करंट असेट्स है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ये आपके क्या है, ये करंट असेट्स। फिर ये डेटर आपके करंट असेट्स, BR आपके करंट असेट्स और क्रेडिटर्स आपके क्या हो गया, करंट लाइबिलिटी। ये करंट लाइबिलिटी, ये करंट लाइबिलिटी। ठीक है, और ये अक्रूड इनकम आपके क्या हो गई, करंट असेट्स। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस,
पहले से ही आपके इनकम रिसीव्ड हो गई एडवांस में, ये करंट लाइबिलिटी है, ठीक है, और ये करंट एसेट्स है, अक्रूड इनकम। तो इनको आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज जो हो रहा है उसके हिसाब से, तो आपके ये सॉल्यूशन हो जाएगा। एक बार आप इसको खुद ही ट्राई कीजिए, बहुत ईजी है ये, ठीक है। फिर जो